नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजीव गांधी के जीवन और उनके मृत्यु के बारे में। दोस्तों, राजीव गांधी देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। कई लोगों के लिए वो बहुत ही चहेते थे। बहुत सारे उन्होंने क्रांतिकारी कदम लिए, कई सारे पीस एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन ये भारत के उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप सीधे तौर पर लगे हों और इन्होंने एक पड़ोसी देश के अंदर हस्तक्षेप करने के कारण अपनी जान गंवा दी। तो आज हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे, एक शॉर्ट बायोग्राफी और उनकी हत्या क्यों होती है। ये असैसिनेशन का पूरा जो उनका बैकग्राउंड है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संयोग से 20 अगस्त आज उनका जन्मदिन भी है, तो इसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी इसको काफी बढ़ चढ़कर मनाती है। आपने न्यूज और सोशल मीडिया में इस प्रकार के इमेजेस को आज देखा होगा जहां पर उनकी मूर्तियों को या फिर उनकी इमेजेस को माल्यार्पण किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए देश का सबसे अफोर्डेबल कोर्स पाथफाइंडर की टीम लेकर आई है। उड़ान एक्स, दैट इज द लास्ट बैच फॉर 2024 प्रीलिम्स 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, हिंदी माध्यम के छात्र बोध एक्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। इन दोनों ही बैचेस की प्राइस पॉइंट जो है हमने 10,000 रुपीज रखा है ताकि देश में कोई भी व्यक्ति इस बैच को, यूपीएससी की कोचिंग को अफोर्ड कर सके। जनरली जहां कोचिंग्स 1, 1.5, 2 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं, हम वहां पर केवल 10,000 रुपए में आपको 900+ आवर्स की क्लासेस दे रहे हैं। लाइव क्लासेस होने वाली हैं, टेस्ट सीरीज इसमें शामिल है और अन्य कई फायदे हैं इस बैच के जो आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पता चल जाएंगे। इन बैचेस को ज्वाइन करने का लिंक भी नीचे फर्स्ट कमेंट में है और हाँ, वहां पर जो भी प्राइस आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो सीधा 10,000 हो जाएगा अगर आप महिपाल कोड का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। यहां पर टीचर्स आपको वही पढ़ाएंगे जो आपको पाथफाइंडर चैनल यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां अलग टीचर पढ़ा रहा है वहां अलग पढ़ा रहा है। नो, वी आर द सेम टीम ऑफ टीचर्स जो आपको दोनों जगह पर पढ़ा रहे हैं। ऑप्शनल के भी 4 सब्जेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। अगेन, दीज आर ऑल्सो द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शनल बैचेस इन द एंटायर कंट्री। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल जीएस, हिंदी, इंग्लिश कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि अपकमिंग हमारे फ्यूचर में भी कोई बैचेस आते हैं उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पाथफाइंडर पास का एक्सेस ले सकते हैं। जस्ट फॉर ₹20,000 यू गेट ऑप्शनल, जीएस और भविष्य में भी कोई बैच आता है तो उसको भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। ये सारे बैचेस की जानकारी आपको हमारे फोन नंबर पर भी मिल जाएगी। 9595008800। इस फोन नंबर पर आपको कॉल करना है। यहां पर स्क्रीन पर ये नंबर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। सिर्फ उड़ान जीएस और ऑप्शनल बैच का कॉम्बो अवेल करना है, देन इट विल कॉस्ट यू 17,000 रुपीज। सो दैट इज वाई आई वुड से कि आप पाथफाइंडर पास ही अवेल कर लें, दैट इज मच बेटर। तो ब्रीफली हम राजीव गांधी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी का जन्म होता है 20 अगस्त 1944 को। ही वॉज द सन ऑफ इंदिरा गांधी एंड फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी इज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक एक बड़े लीडर के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय राजीव गांधी 3 साल के थे, बट ही वॉज बॉर्न इन टू द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली ऑफ द टाइम। जब देश आज़ाद हुआ तो उनके नाना जी देश के प्रधानमंत्री थे। ऑफकोर्स उनकी शिक्षा अच्छे स्कूल्स में होनी थी, तो उन्हें देहरादून के वेलम बॉय स्कूल, डून स्कूल, इस तरह के स्कूल्स में पढ़ाया गया। उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं, जहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है, ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार एडमिशन लिया एक और ब्रिटिश कॉलेज में, इंपीरियल कॉलेज एट लंदन 1966 में। यहां पर भी डिग्री पूरी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बाद में खुद स्वीकार किया था इंटरव्यू में कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ाकू या होशियार बच्चा नहीं हूं, एक एवरेज पढ़ाई में मैं बच्चा था। तो उन्होंने अपनी डिग्रीज पूरी नहीं करी और वो भारत लौट आते हैं। भारत लौटने के बाद उन्होंने प्लेन उड़ाना शुरू किया। अब देखिए, प्लेन उड़ाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी, बिकॉज आज के समय में भी एक बहुत ही कॉस्टली होता है पायलट ट्रेनिंग लेना। उस समय भी काफ़ी कॉस्टली होता था। तो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के अंदर इन्होंने प्लेन उड़ाना सीखा और धीरे धीरे ये एक पायलट बन जाते हैं। कमर्शियल पायलट का लाइसेंस इन्हें मिल जाता है और ये इंडियन एयरलाइंस में नौकरी शुरू कर देते हैं। इस समय तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद राजीव गांधी भी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, जस्ट लाइक हिज यंगर ब्रदर संजय गांधी। लेकिन राजीव गांधी का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने इस समय तक शादी कर ली थी अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो गर्लफ्रेंड थी उनसे। इनका नाम था एडविगे एंटोनिया एल्बाइना माइनो, जिनको आज सोनिया गांधी के नाम से हम जानते हैं। तो ये उनकी कॉलेज के समय की मित्र थी। बाद में इन्होंने 1968 में इनसे शादी कर ली और ये दोनों दिल्ली में ही रहने लगे और राजीव गांधी अपनी पायलट की नौकरी कर रहे थे। तो 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला समय रहता है, देश में इमरजेंसी लागू करी जाती है, उस समय राजीव गांधी पॉलिटिक्स में कहीं पर भी नहीं थे। वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। ही वॉज लीडिंग अ फैमिली लाइफ एंड ही वॉज वर्किंग एज अ पायलट। लेकिन 1980 में हुए एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल सक्सेसर यानी कि राजनीतिक वारिस माने जाने वाले उनके छोटे बेटे संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है। संजय गांधी भी प्लेन उड़ाने के शौकीन थे और ये दिल्ली में प्लेन उड़ा रहे थे एक छोटा सा, उस प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है एंड इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब इस समय इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी ही थी
एंड शी वॉज सपोज टू इलेक्ट अ पॉलिटिकल सक्सेसर, क्योंकि उनकी एज हो रही थी और ये माना जा रहा था, पूरे कयास थे कि शायद देश के अगले प्रधानमंत्री संजय गांधी ही होंगे, या कम से कम कांग्रेस पार्टी की कमान तो इन्हीं के हाथों में जानी है, ये ऑलमोस्ट तय था। अब इंदिरा गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि न केवल संजय उनके पॉलिटिकल सक्सेसर के रूप में, बल्कि उस समय भी वो पार्टी की कमान संभाले हुए थे। सो ही वॉज अ वेरी ट्रस्टेड एड टू द पीएम। आप कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री के राइट हैंड मैन थे। इंदिरा गांधी उन पर काफी निर्भर करती थी। तो संजय गांधी का जाना परिवार में, पार्टी में और पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देता है, और उस समय राजीव गांधी के ऊपर यह दबाव आता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। राजीव गांधी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर भी लेते हैं, अब अपनी मर्जी से करी या नहीं करी वो हमें नहीं पता, पर हाँ उसके कुछ ही महीने बाद, यानी कि संजय गांधी की डेथ के कुछ महीने बाद, जब उनकी एमपी की सीट खाली हो जाती है तो लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं अमेठी में, और उस बाई इलेक्शन में राजीव गांधी खड़े होकर चुनाव जीत जाते हैं। तो अमेठी की जो सीट है वो कई सालों से उस समय ऑलरेडी गांधी परिवार के पास ही थी, और यहां पर भी राजीव गांधी फिर से वो सीट पर जीत जाते हैं। 1981 में बाई इलेक्शन में वो जीतकर लोकसभा पहुंच जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स के अंदर अपनी एंट्री करते हैं। धीरे धीरे उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर एक्सपीरियंस होता है। 1981 के अंत में उन्हें यूथ कांग्रेस की कमान दी जाती है, और एशियन गेम्स जब 1982 में इंडिया में हुए तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में इनका काफी बड़ा रोल रहा था। सो स्लोली एंड स्टडीली राजीव गांधी वॉज ब्रॉट इनटू द पॉलिटिकल फोल्ड। लेकिन अभी भी यह तय नहीं था कि क्या ये संजय गांधी के पद चिन्हों पर चल पाएंगे। विल ही बी एबल टू फिल द शूज ऑफ हिज ओन यंगर ब्रदर, क्योंकि राजीव गांधी का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कोई बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन इस सवाल का जवाब जल्द ही लोगों को मिल गया, क्योंकि पॉलिटिकल करियर शुरू करने के केवल 3 साल के अंदर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बिकॉज हिज मदर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मिसेस इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। तो इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा कर दी गई। सतवंत सिंह और बयान सिंह ने उन पर गोलियां चला दी, क्योंकि उन्होंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप उसमें उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री जान सकते हैं। याद रखिए कि जब यह घटना हुई थी उस समय राजीव गांधी को राजनीति में आए केवल 3 साल हुए थे। ही वॉज अ फर्स्ट टर्म लोकसभा मेंबर। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री तो इन्हीं को बनना चाहिए। तो भारत के अंदर अगर कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिला है तो वो यहां पर ही देखने को मिला है कि राइट आफ्टर इंदिरा गांधी डेथ राजीव गांधी वॉज इलेक्टेड बाय हिज ओन पार्टी कि आप हमारे लीडर ऑफ पार्टी बनिए एंड कॉन्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर बनिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उस समय भी कई लोगों ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दिखाई थी, जिनमें प्रणब मुखर्जी भी एक थे, बट उनकी दावेदारी को दरकिनार कर दिया गया। ओके, सो ऑल द सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी वेर साइडलाइन। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसको केवल 3 साल का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है। तो अब राजीव गांधी से भी कई लोगों को उम्मीदें थी, कईयों को नहीं थी। कुछ लोगों को लगा कि ये शायद इतने मजबूत प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के शुरुआती दिन काफी डेंजरस थे, क्योंकि उस समय दिल्ली में एंटी सिख राइट्स चल रहे थे और इन पर हमेशा यह आरोप लगा कि इन्होंने एक्टिवली उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। कुछ दिन तक दंगे चलते हैं, उसमें 8 से लगभग 17,000 के बीच में सिख लोगों को मारा गया। एंड दीज एंटी सिख राइट्स बिकम अ बिग ब्लॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस एंड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। काफी फेमसली इन्होंने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी तो कांपती है। व्हेन अ जायंट ट्री फॉल्स द अर्थ बिलो शेक्स। तो ये स्टेटमेंट काफी नेगेटिव माना गया। ऐसा कहा गया कि ये एक डॉग विसल सा है कि लोग जाकर जेनोसाइड करें या फिर सिखों को मारें। तो यहां से इनके कार्यकाल की शुरुआत होती है। अब राजीव गांधी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि अपनी पोजीशन को सिक्योर करना। तो देखिए, भारत में चुनाव होने में कुछ समय बाकी था, तो इन्होंने कुछ महीने पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और अपने नेतृत्व में चुनाव लड़े, और एक सिंपैथी वेव के तहत कांग्रेस की सबसे शानदार जीत होती है। भारत के इतिहास में आज दिन तक कोई इतनी सीट लेकर नहीं आया लोकसभा में जितनी कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में लाती है। तो दिसंबर 1984 में हुए चुनाव में 542 में से 411 सीट्स कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, और राजीव गांधी 31 दिसंबर को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल की शपथ लेते हैं। तो इसके पहले भी वो 3 महीने तक प्रधानमंत्री थे, बट ही वॉज लाइक अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इन्होंने शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद अनाउंस कर दिया था कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे। सो फॉर दैट टाइम पीरियड ही वॉज लाइक अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। फिर भी 40 साल की उम्र में देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और ये चुनाव उन्होंने अपने दम पर जीते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन पार्टी के अंदर काफी मजबूत हो जाती है। अब पार्टी में कोई ये नहीं कह सकता कि क्या राजीव गांधी चुनाव जिता सकते हैं, तो चुनाव तो उन्होंने जिता दिए। हालांकि सिंपैथी वेव थी, बट स्टिल इट वाज अ बिग विक्ट्री। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चैलेंज नहीं आता है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने कुछ काम काफी इंपॉर्टेंट किए जो देश के इतिहास में आज भी देखे जाते हैं एज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया जाता है। 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाई गई। जवाहर नवोदय विद्यालय को स्टार्ट किया गया। उत्तर पूर्व के कई राज्यों में उन्होंने शांति समझौते किए। असम, त्रिपुरा, कई राज्यों के अंदर शांति समझौते किए जाते हैं। पंजाब में शांति लाने की कोशिश करी जाती है, और कांग्रेस की एक संदेश यात्रा भी इन्होंने 1985 में लीड करी थी। इनके कार्यकाल में
तकनीकी रूप से भारत ने काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करी। इनफैक्ट जो कंप्यूटर्स की क्रांति है वो इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि सारे कंप्यूटर राजीव गांधी इंपोर्ट करके लाए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसी के आधार पर देश की तरक्की होती है। आइदर द कंट्री गोज अप और गोज डाउन बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इट्स गवर्नमेंट। तो उन्होंने सैम पित्रोदा जैसे एडवाइजर्स को अपॉइंट किया और कहा कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के अंदर नवाचार करिए। तो VSNL, MTNL जैसी कंपनीज की स्थापना करी गई और भविष्य में चलकर जो इंडिया के अंदर टेलीकॉम या इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है उसकी जो बेस यूनिट थी वो यही कंपनियां साबित होती है। लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में कई समस्याएं भी देश में देखी गई, जिनमें सबसे बड़ी थी भोपाल गैस त्रासदी। उस भोपाल गैस त्रासदी को देश अच्छे से निपट नहीं पाया, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। फिर शाहबानो का केस और उसका आफ्टरमाथ, जिसके बाद अल्टीमेटली पूरा अयोध्या आंदोलन शुरू होता है, ये सब भी 1980s के अंदर होता है। इसमें भी काफ़ी लोग कहते हैं कि राजीव गांधी की गलती थी कि उन्होंने शाहबानो के केस को निगेट करने के लिए वो नया कानून लेकर आया, जिसके कारण पूरा अयोध्या मूवमेंट एक तरह से तेज हो जाता है। फाइनली 1987 में बोफोर्स स्कैंडल निकल कर आता है, जो इनके कार्यकाल में फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित होगा। इनके अपने मंत्री इन पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया और बोफोर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ये बोफोर्स तोप वाला जो पूरा कांड है या फिर ये स्कैंडल है, ये इनकी सरकार के पतन में सबसे बड़ा कारण बन जाता है। 1989 में होने वाले चुनाव, उसमें राजीव गांधी हार जाते हैं। तो एक चुनाव पहले जहां वो 411 सीट लेकर आए थे, इस बार वो सरकार बनाने में भी असफल रहते हैं। कश्मीर के अंदर भी जो करंट क्राइसिस है, जो 1990 में एकदम चरम पर आ गया था, वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान शुरू होता है, जब 1986 में कांग्रेस वहां पर कुछ लोकल पॉलिटिक्स या रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर फेरबदल करती है और नया चीफ मिनिस्टर बनाती है। उसके बाद से ही कश्मीर के अंदर दंगे शुरू होते हैं और पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह ही 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी चलाया जाता है। कई लोग इसके बारे में जानते नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस पर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊं तो मुझे बताइएगा। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी सेम ब्लू स्टार की तरह था, जहां पर गोल्डन टेम्पल में रहने वाले कई मिलिटेंट्स को हटाने के लिए आर्मी की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया जाता है और 10 दिन की सीज के बाद ये पूरा आंदोलन सफल होता है, ये पूरा ऑपरेशन सफल होता है और इस ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है गोल्डन टेम्पल को, इस बात का ध्यान रखा गया। तो ये उस ऑपरेशन की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अब बात करते हैं राजीव गांधी के असैसिनेशन के बारे में। देखिए, राजीव गांधी की हत्या होती है 1991 में, लेकिन उसकी कहानी शुरू हो गई थी 1987 में, 4 साल पहले। तो 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता होता है, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड। अब आप कहेंगे कि भारत और श्रीलंका लड़ाई लड़ रहे थे क्या, जो दोनों के बीच में शांति समझौता हुआ? जी नहीं, लड़ाई लड़ी जा रही थी श्रीलंका के अंदर। देयर वॉज एन इंटरनल सिविल स्ट्राइफ। तमिल्स और सिंहला लोगों के बीच में ये लड़ाई थी और इसमें भारत के अंदर स्थिति खराब ना हो, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करना चाहती थी। इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट को कहती है कि हम आपकी मदद करेंगे देश में, आपके देश में शांति स्थापित करने के लिए। तो जितने भी तमिल ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनको इंडिया की तमिलनाडु से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था और अगर ये तमिल इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो भारत के भी दक्षिणी हिस्सों में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसीलिए राजीव गांधी कहते हैं कि हम तमिल ग्रुप से आपका समझौता कराएंगे, शांति बहाल कराएंगे। तो भारत सरकार ने दोनों तरफ से बातचीत करी, द सिंहला मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंड द तमिल इंसर्जेंट्स, दोनों से बात करके ये शांति समझौता करा जाता है। इस समझौते के तहत ये डिसाइड किया गया कि धीरे धीरे श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल एरियाज को उनकी ऑटोनॉमी दे देगी और जो तमिल ग्रुप्स हैं, खास करके LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो उस वक्त का सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप था, सबसे खतरनाक ग्रुप था, वो हथियार डाल देगा। तो ये बात है जुलाई 1987 की। इस समझौते के साइन होने के बाद ऐसा लगा कि श्रीलंका में शांति आ जाएगी, लेकिन कुछ ही महीने बाद ये समझौता फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने अपनी आर्मी वहां पर भेज दी। इनिशियली ये डिसाइडेड था कि आर्मी, इंडियन आर्मी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद इंडियन आर्मी को वहां भेजने का निर्णय लिया गया। सो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, श्रीलंका में चलाती हैं ऑपरेशन पवन। और ऑपरेशन पवन के तहत भारत की सेनाएं श्रीलंका जाकर LTTE के लोगों को रोकना स्टार्ट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दी सरेंडर, LTTE यहां पर और बड़े स्तर पर लड़ाई शुरू कर देता है। हालांकि इंडियन आर्मी ने इनको काफी अच्छे से पीछे खदेड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ महीनों के अंदर LTTE पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसी बीच में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। श्रीलंका में चुनाव होते हैं और श्रीलंका में एक नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं, R प्रेमदासा। अब ये जो प्रेमदासा हैं, ये इस एग्रीमेंट से खुश नहीं थे, क्योंकि ये जब एग्रीमेंट साइन किया गया था तब वो विपक्ष में थे। अब जब उनकी सरकार बन जाती है 1989 में, तो वो आकर इस समझौते से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण ये है कि भारत की फौज जब श्रीलंका की धरती पर थी तो श्रीलंका देश में भी एक माहौल बनने लगा था कि हम किसी और से मदद क्यों मांग रहे हैं, वाई इज अ फॉरेन आर्मी स्टेपिंग ऑन आवर सॉइल। तो वो श्रीलंका के लोगों के बीच में भी एक ऐसा माहौल बन गया कि एक विदेशी ताकत या भारत हमारे देश के अंदर आर्मी क्यों भेज रहा है, क्या ये काम हमारी खुद की आर्मी नहीं कर सकती क्या? तो ये माहौल जब बनता देखा गया तो धीरे धीरे श्रीलंका के अंदर इंडियन फोर्सेस के खिलाफ पूरा एटमॉस्फेयर बन जाता है एंड फाइनली
इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को सपोर्ट नहीं मिला। एक तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, दूसरा जो एलटीटी है उसने भी सरेंडर को छोड़कर लड़ाई लड़नी शुरू कर दी और काफी जबरदस्त फाइट बैक किया। हालांकि इंडियन फोर्सेस चाहती तो अच्छे से लड़ सकती थी यहां पर, लेकिन भारत में भी एक बदलाव हो जाता है। 1989 में इंडिया में जो इलेक्शंस हुए उसमें राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं, एक नए प्रधानमंत्री देश में बनते हैं वीपी सिंह, और वीपी सिंह ने आकर कुछ ही महीने बाद, 2 महीने बाद, यह फैसला किया कि श्रीलंका से भारत की सेनाओं को वापस बुलाया जाएगा। इट इज अ बैटल दैट वी शुड नॉट फाइट। हम अपनी आर्मी को एक पड़ोसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए क्यों भेज रहे हैं, हमारे सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं, जबकि वहां पर मामला श्रीलंका का आंतरिक है। ये रीजनिंग थी वीपी सिंह की। ये उनका चुनावी वादा भी था कि अगर मैं सरकार में आ गया तो मैं इंडियन सोल्जर्स को वापस बुला लूंगा श्रीलंका से। तो उन्होंने यही किया और इस तरह से इंडियन सोल्जर्स को श्रीलंका से पीछे खींच लिया गया। अब जैसे ही इंडियन सोल्जर्स वहां से वापस आए तो एलटीटी को एक खुली छूट मिल जाती है और एलटीटी ने जबरदस्त तरीके से अपने एरिया को बढ़ाया एंड दे बिकेम वेरी वेरी पावरफुल बाय 1991। तो एलटीटी को इंडियन गवर्नमेंट के पीछे हटने का या इंडियन आर्मी के पीछे हटने का बहुत फायदा मिलता है। और 91 में जब भारत में चुनाव होने वाले थे तो कुछ पॉलिटिकल कारणों से चुनाव जल्दी हुए, 2 साल के अंदर अंदर चुनाव बुला लिए गए। तो जब 91 में भारत में चुनाव होने वाले थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद राजीव गांधी फिर से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और यह बात एलटीटी को मंजूर नहीं थी। एलटीटी को लगा कि अगर राजीव गांधी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए तो ये फिर से इंडियन आर्मी को भेज देंगे श्रीलंका और इस बार हमारे लिए यहां पर बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। दैट इज वाई दे असैसिनेटेड हिम। तो एलटीटी के कुछ लोगों ने एक फूल माला के अंदर बॉम्ब को बनाया और एक पब्लिक रैली में, जो चुनाव के पहले रैलीज होती है, उस रैली में राजीव गांधी को एक माला पहनाने गए। उस माला के अंदर बॉम्ब था, वो बॉम्ब को डेटोनेट किया जाता है और एक आत्मघाती हमला था ये, जिसमें एलटीटी के खुद के लोग भी मारे गए और इनकी यानी कि राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ये कहां पर हुआ था? चेन्नई के कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है श्री पेरुम्बदूर, वहां पर यह घटना होती है। रात की 10 बजे एक बॉम्ब डेटोनेट किया जाता है और राजीव गांधी यहाँ पर मारे जाते हैं। तो आरडीएक्स के माध्यम से ये डेटोनेशन किया गया था। उसके बाद से भारत में आज दिन तक कोई भी बड़ा नेता माला नहीं पहनता है, क्योंकि माला के अंदर ये जो बॉम्ब डालकर डेटोनेट करने का तरीका है, इसको एलटीटी ने काफ़ी बड़े स्तर पर अपनाया था। भविष्य में आगे चलकर एलटीटी 93 में प्रेमदासा की भी हत्या कर देगा और 2 देशों के हेड ऑफ स्टेट को या हेड ऑफ गवर्नमेंट को मारने का काम आज दिन तक दुनिया में एक ही संगठन ने किया है, एंड दैट इज एलटीटी। तो 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या करी गई थी केवल 6-7 साल के अंतराल पे। ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू बी असैसिनेटेड। इंदिरा गांधी वॉज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड राजीव गांधी वॉज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर। काफी सवाल भी उठे इस बात पर कि इनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। एक पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते इनको टॉप मोस्ट सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी जान को खतरा था। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी पता था। काफी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट भी दिया था कि इनकी हत्या करने की पूरी कोशिश हो सकती है, पर उसके बावजूद इनकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी एंड ही वॉज असैसिनेटेड। इनका अंतिम संस्कार वीर भूमि पर किया गया था। ये वीर भूमि भी दिल्ली के अंदर उसी एरिया में है जहां पर शक्ति स्थल और जितने भी दूसरे समाधियां हैं, जहां महात्मा गांधी की समाधि है, उसी के पास में ये एरिया है, यमुना के बैंक्स पर। तो ये अभी का फोटो है जब श्रीमती सोनिया गांधी, आप देख सकते हैं, ये अपने पति की स्मृति में यहाँ पर फूल चढ़ा रही हैं। राजीव गांधी की हत्या में कई लोग शामिल थे, जिनमें से कई लोग उसी मौके पर मारे गए। बाय द वे 14 लोगों की टोटल डेथ हुई थी उस हमले के अंदर। राजीव गांधी इकलौते नहीं थे जो मारे गए, और जो लोग जिंदा बच गए थे, जो इस आतंकवादी हमले में शामिल थे, उनको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। कईयों को जेल में डाला गया और उन्हें फांसी की सजा हुई, लेकिन उनकी फांसियों को कम्यूट कर दिया गया। और जो सबसे प्रोमिनेंट अक्यूज्ड हैं नलिनी श्रीहरण को पिछले साल 2022 में ही जेल से रिहा किया गया है आफ्टर 31 ईयर्स इन प्रिजन। 1991 में राजीव गांधी को पोस्ट्यूमस भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1992 से उनकी याद में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड स्थापित किया कांग्रेस पार्टी ने, और आज भी अवार्ड दिया जाता है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी के जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके इंटरव्यूज भी आप हमारे वेबसाइट और चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे।